हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज नंबर 40। और ये अभ्यास टेस्ट सेकेंड का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं जो जीएस के फुल टेस्ट हैं 24 से 38 तक, ठीक है। वो भी हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ भी आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे दिया है। और इसके जो सेक्शनल टेस्ट हैं 1 से 9, ठीक है, वो भी हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं विजिट करके चैनल पे। और गाइज, आप लोगों का बहुत सारा विशेष आया, जो मेरी एक सक्सेस मिली मुझे छोटी सी, जो एग्ज़ाम निकला था एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का, ठीक है। तो उसके लिए आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद कहता हूं कि आप लोगों ने इतना कॉन्ग्रेचुलेट किया इसके लिए। और आप लोग भी अगर कोई ऐसी मतलब सक्सेस आपके पास भी होती है, तो आप लोग भी चैनल पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग कह रहे थे कि सर एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए। तो सेपरेट वीडियो आप लोगों के पास इस समय बिल्कुल भी टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। हाँ, अगर आगे टाइम मिलेगा, जब आपका एग्ज़ाम हो जाए 4 अक्टूबर का, अगर उसके बाद टाइम मिलेगा तो ज़रूर ऐसा मैं करूँगा, ठीक है, अगर आप लोगों की डिमांड होगी। तो इसके लिए जो है दिल से थैंक यू। और जो है आप लोग भी ऐसे ही बढ़ते रहिए। देखो, किसी चीज़ को ड्रॉप नहीं करना होता है। माना कि असफलताएं मिलती हैं, लेकिन उसके बाद जब हमको सफलता मिलनी चालू हो जाती एक, तो हम उस क्राइटेरिया को पार करके आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को लगे रहना है, कभी हताश नहीं होना है, आगे हमेशा बढ़ते रहना है। पीछे क्या हुआ ये मुड़ के नहीं देखना है, लेकिन हाँ उनकी से चीज़ों को सीखना ज़रूर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सजेशन मेरी समझ में आ रहा है, ठीक है। और टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 पे। और आप लोग क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिया करो, ठीक है। एक गुलाबसा मैम जी हैं, वो बहुत अच्छे से आंसर देती हैं। और जो भी उनके पास शॉर्ट ट्रिक होती है वो शेयर करती हैं। तो आप लोग भी ऐसे आंसर देते रहिए, ठीक है। तो चलते हैं 51 क्वेश्चन नंबर पे। इसमें कहा गया कि वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट WTI और वेस्टर्न कनाडा सेलेक्ट जो WCS है, शब्दावली प्रायः सुर्खियों में बनी रहती है। तो फर्स्ट है कि ए ऑप्शन क्रूड आयल की श्रेणियां हैं ये, ठीक है। सेकेंड है कि बार बार शीतोष्ण चक्रवातों के उत्पन्न होने के स्थान है, ठीक है। सी है कि मांस के निर्यात हेतु मानक हैं। और डी है कि वाणिज्य जो मत्स्य क्षेत्र है उसके लिए हैं। तो ये ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, क्योंकि जो क्रूड आयल, जो असंशोधित क्रूड आयल यानी कच्चा तेल होता है, ठीक है, उसी की ये श्रेणियां हैं। ये टेक्सास में जो आपको वेस्टर्न जो यूएसए का पार्ट है वहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या होता है, ये मतलब बहुत हल्का क्रूड ऑयल होता है। इससे जो ऑयल बनता है वो बहुत हल्का बनता है, और इसमें सल्फ़र की मात्रा भी कम होती है। और ये एक जो वेस्टर्न कनाडा सेलेक्ट है, ठीक है, ये वाला आपको भारी ऑयल देखने को मिलता है। तो ये न्यूज़ में था, क्योंकि स्वीट ऑयल जो अमेरिका में यानी यूएसए में होता है उसे स्वीट ऑयल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था उसमें, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 52। इसमें कहा गया कि स्वतंत्रता पूर्व न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत में रिट क्षेत्राधिकार पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा प्रदान किया गया था, ठीक है। सेकेंड है कि सभी उच्च न्यायालयों यानी स्वतंत्रता से पूर्व के द्वारा रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाता था। तो ये गलत है, ये सभी नहीं। जो हमारे देखने को मिलते थे 3 प्रेसिडेंसी यानी कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, यहाँ पे रिट जारी करने के लिए शक्ति प्रदान थी, न कि सभी पूरे जितने भी न्यायालय उस समय उपस्थित थे, ठीक है। और ये जो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत बताया गया, तो ये गलत है। ये जो हमारे क्षेत्राधिकार थे, रिट वाले क्षेत्राधिकार, ये आपको देखने को मिलेगा जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, ठीक है, उसी के अंतर्गत ये कलकत्ता, मद्रास, कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, उसी के अंतर्गत ये रिट क्षेत्राधिकार थे, ठीक है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 53। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपाय प्रति चक्रवाती राजकोषीय नीति से संबंधित है। तो फर्स्ट है कि मंदी के दौरान करों में कमी करना, ठीक है। बी है कि तेजी की अवधि के दौरान सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना। और सी है कि मंदी के दौरान सार्वजनिक व्यय में कमी करना। और डी है कि तेजी की अवधि के दौरान करों में कमी करना। तो देखो, जो हमारा ए वाला ऑप्शन है कि मंदी के दौरान करों में कमी करना, यही प्रतिचक्रवर्ती राजकोषीय नीति को दर्शाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब मंदी होती है तो हमारे मार्केट में डिमांड नहीं होती, उसको क्रिएट करने के लिए सरकार क्या करती है, जो डायरेक्ट टैक्सेज होते हैं, ठीक है, उनमें कटौती कर देती है। तो जो लोगों की इनकम होती है वो बढ़ जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा इनकम होते हैं उसे
मार्केट से कोई ना कोई वस्तु उसी खरीद लेते हैं, टीवी, फ्रिज या मतलब मोटरसाइकिल या मतलब कार जो भी है। अगर उनके पास एक्स्ट्रा पैसा बचता है तो वो खर्च करते हैं, जिससे जो है मांग क्रिएट होती है, मतलब डिमांड क्रिएट होती है। और वो जो मतलब उसको उसकी जब डिमांड क्रिएट होती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, रोज़गार लोगों को मिलता है, तो उसको जो है दोबारा दूसरे फॉर्म में उसको सरकार को टैक्स मिलता है। जैसे प्रोडक्शन बढ़ा तो उससे टैक्स मिला उसको, जो रोज़गार जिस व्यक्ति को मिला उससे सैलरी से उसको टैक्स मिलेगा। तो ये मतलब प्रतिचक्री राजकोषीय नीति को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 54 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के निम्नलिखित विकिरणों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट है कि दृश्य प्रकाश है, ठीक है। सेकंड है सूक्ष्म तरंगे हैं, पराबैंगनी किरण है, और अवरक्त विकिरण है। तो देखो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो सबसे ज़्यादा एनर्जी तो बढ़ते क्रम में इसको लगाना है हमको। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको जो है सूक्ष्म तरंगों में देखने को मिलती है, ठीक है। और अवरक्त में आपको देखने को मिलेगी उससे कम, ठीक है। अवरक्त में उससे कम देखने को मिलेगी सेकेंड पोजीशन पे, और फिर दृश्य प्रकाश में होता है, फिर पराबैंगनी में होता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाता है तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है 2 4 1 3, ठीक है। 2 4 1 3 हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। इसमें कहा गया है कि शिक्षित बनो, आंदोलन करो और संगठित बनो नारे का आह्वान किसके द्वारा किया गया था। तो ए ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, सी है सुभाष चंद्र बोस, और सी है कि सी आर दास द्वारा, और डी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। तो देखो ए वाला ऑप्शन सही है हमारा, जो बी आर अम्बेडकर थे इन्होंने ही कहा था, जो डिप्रेस्ड क्लास थी, ठीक है, उसी के बारे में कहा था, शिक्षित बनो, आंदोलन करो और संगठित रहो हमेशा, ठीक है। तो आपका जो है रिकग्निशन किया जाएगा। तो हमारा जो है ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 56। इसमें कहा गया है कि विधान परिषदों के सदस्यों के नाम निर्देशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि राज्यपाल द्वारा राज्य के विधान परिषद में नाम निर्दिष्ट किए जाने के लिए व्यक्ति को साधारणतया उस राज्य का निवासी होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड है कि नाम निर्दिष्ट सीट पर नियुक्ति से संबंधित राज्यपाल के निर्णय में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है, ठीक है। और थर्ड है कि यदि रिक्ति के संबंध में किसी सदस्य की शेष पदावधि 1 वर्ष से कम हो तो पद के लिए नाम निर्देशन नहीं किया जाएगा। ये तो थर्ड वाला हमारा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है, क्योंकि यदि रिक्ति के संबंध में किसी सदस्य के शेष अवधि अगर 1 वर्ष से कम बची है तो उसके लिए नाम निर्देशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में नाम निर्दिष्ट किए जाने के लिए व्यक्ति को साधारणतया उस राज्य का निवासी होना चाहिए। और ये प्रोविज़न आपको जो आर्टिकल देखने को मिलेगा 171 में किया गया है। और ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट ये हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि नाम निर्दिष्ट सीट पर नियुक्ति से संबंधित राज्यपाल के निर्णय में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है, तो नहीं, इसमें जो है न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और ये जो आपको देखने को मिलती है नियुक्ति होती है इस पर, तो ये 5 क्षेत्रों से होती है राज्य में, ठीक है। 4 होती है सेंट्रल में और 5 होती है राज्य क्षेत्र में। तो इसमें देखो एक साहित्य होता है, समाज सेवा होती है, विज्ञान होती है, कला होती है और सहकारिता होती है। लेकिन केंद्र में सहकारिता को शामिल नहीं किया गया है, 4 ही सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 1 और 3 सही हो जाता है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 57। इसमें कहा गया कि बबूल, बेर और खेजड़ी निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों की प्रमुख वृक्ष प्रजातियां हैं। तो फर्स्ट है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। बी है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, और घास वाले समशीतोष्ण वन। तो देखो ये सी ऑप्शन सही है, जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है, ठीक है। ये देखने को मिलते हैं बबूल, बेर और खेजड़ी में, क्योंकि ये मतलब जो रेगिस्तानी क्षेत्र होता है जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो उसमें जो है पत्तियां कांटों में जो है बन जाती हैं, और इनकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो सके, ठीक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। इसमें कहा गया है कि आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है कि यह एक धार्मिक पुनरुद्धारवादी आंदोलन था, ठीक है। सेकेंड है इसे जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था की निंदा की, लेकिन चतुष्ण वर्ण को स्वीकार किया था, ठीक है। थर्ड है कि
इसने पश्चिमी विज्ञान के अध्ययन को अस्वीकार कर दिया था। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में की गई थी। ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये तीनों मानक तैयार किए गए थे। इनका मानना था कि पश्चिमी विज्ञान के अध्ययन को स्वीकार करना चाहिए, अपने देशी जो वेदों में जिन चीज़ों का उल्लेख है उनको अच्छे से उनका करना चाहिए, और ये एक धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। ठीक है, तो और चतुर्थ वर्ण को भी इन्होंने, मतलब जो चौथा वर्ण था जो आपको देखने को मिलता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, ठीक है, वैसे शूद्र, तो शूद्रों को भी इन्होंने रिकॉग्निशन दी थी। तो हमारे डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। फिर नेक्स्ट है कि 59 इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई भी संशोधन केवल संसद के अधिनियम के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड है कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का मापदंड स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लिखित है। ठीक है, थर्ड है कि भारत के सभी राज्यों ने अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध किया है। तो ये गलत है, सभी राज्यों ने अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध नहीं किया है, क्योंकि आपको जो देखने को मिलेगा जो ये हैं तुम्हारे जो दिल्ली है, पांडिचेरी है और पंजाब है, हरियाणा है, इन क्षेत्रों में इनको सूचीबद्ध नहीं किया गया इसमें है। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। और सेकंड में जो कहा गया है कि यह समुदाय अनुसूचित जाति को घोषित करने के मापदंड से मतलब संविधान में स्पष्ट उल्लेख है, तो ये गलत है। संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो आर्टिकल 342 है। ठीक है, आर्टिकल 342 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति घोषित करता है कि कौन सा अनुसूचित जाति क्षेत्र है। ठीक है, और ये राज्यपाल के परामर्श के आधार पर घोषित किया जाता है। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो इसमें कहा गया है ये हमारा सही है, क्योंकि अनुसूचित जातियों की सूची में कोई भी संशोधन केवल संसद के अधिनियमों के माध्यम से ही किया जा सकता है। ठीक है, मतलब रिकॉग्निशन देता है राष्ट्रपति, उसके बाद अगर कोई उसमें चेंजेस करने होते हैं तो वो संसद करती है। ठीक है, तो हमारा जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, केवल एक ऑप्शन। नेक्स्ट है कि 60 क्वेश्चन नंबर इसमें कहा गया है कि भारत के अनन्य क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत के अन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत सभी संसाधन संबंधित राज्य सरकारों में निहित है। ठीक है, सेकेंड है कि भारत के अनन्य क्षेत्र की सीमाओं में केवल कार्यकारी कार्यवाही से भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो देखो जो इसमें कहा गया है, तो इसमें देखो दोनों स्टेटमेंट ये गलत हैं, क्योंकि जो आपको देखने को मिलेगा जो भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्रों की सीमाओं में केवल कहा गया है कि कार्यकारी कार्रवाई से ही परिवर्तन किया जा सकता है, तो ये आपको गलत देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो दोनों सदन होते हैं, ठीक है, उन्हीं के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, और अगर जो वो अधिसूचना जब तक स्वीकृत नहीं हो जाती तब तक वहाँ जो है कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यह वाला सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। फर्स्ट भी गलत है, क्योंकि भारत के अनन्य क्षेत्र अनन्य जो आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत सभी संसाधनों को राज्य सरकारों में निहित है, तो नहीं 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 नहीं, ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपको जो संघ में निहित है। ठीक है, संघ में ये निहित है, ना कि राज्य सरकारों में। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, कोई भी स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट है कि 61 इसमें कहा गया है कि भक्ति संतों और उनकी रचनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि संत और रचनाओं से संबंधित, तो फर्स्ट है कि तुकाराम अभंग रचना है इनकी, और बासवन्ना तो इनकी भाक रचना है, और शंकर देव की बरगीत है, और चैतन्य की संकीर्तन है। तो देखो चैतन्य की तो संकीर्तन रचना है एक, ठीक है, शंकर देव की आपको बरगीत देखने को मिलेगी, और तुकाराम की अभंग है। लेकिन बासवन्ना की अगर हम बात करें तो इनकी रचना भाक नहीं है, इनकी रचना वचन है। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट। तो हमारा 1, 3 और 4, 1, 3, 4 हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारा 62 इसमें कहा गया है कि प्राचीन भारतीय दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि शंकर देव के वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म परम सत्य है, और ब्रह्म परम सत्य है, और से सब कुछ असत्य है। ठीक है, सेकेंड कहा गया है कि योग संप्रदाय ध्यान और शारीरिक अभ्यास दोनों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति का समर्थन करता है। ठीक है, थर्ड है कि अवतार या विष्णु के अवतार की अवधारणा ऋग्वेद द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो देखो ये अवतार की जो विष्णु की अवतार की अवधारणा, इसका ऋग्वेद में उल्लेख नहीं मिलता है, उसमें आपको जो है इंद्र हैं, सोम हैं, सूर्य हैं, इन देवताओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाता है स्टेटमेंट, और फर्स्ट एंड सेकंड सही है, क्योंकि शंकर देव जो शंकराचार्य थे वे वेदांत दर्शन के
अनुसार बताते थे कि जो ब्रह्म है वो ब्रह्म परम है, परम सत्य है और सब मिथ्य है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है हमारा। और इनका जो वेदांत दर्शन था, अद्वैत वेदांत दर्शन था, ये शंकर देव का, उसी में इन बातों को कहा गया था। तो हमारा जो 1 और 2 स्टेटमेंट सही हो जाते, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, थर्ड वाला हमारा गलत है। नेक्स्ट है कि 63 इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन करने वाली उद्घोषणा को केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड है कि संसद राष्ट्रपति को राज्य के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रायोजित कर सकती है। ठीक है, और थर्ड है कि राष्ट्रपति शासन आरोपित करने वाली जो राष्ट्रपति की उद्घोषणा मिनोरमा मिल बनाम भारत संघ के वाद में न्यायिक समीक्षा के अधीन है। तो ये गलत है, ऐसा मिनोरमा मिल में नहीं कहा गया था। ये आपको देखने को मिला था जो एसआर बोम्मई के वाद हुआ था। ठीक है, एसआर बोम्मई वाद बनाम भारत संघ, इसके अंतर्गत इसको जो है न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत लाया गया था। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो सदनों से इसको जो है 2 महीने के अंदर अंदर उनका अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तभी ये राष्ट्रपति शासन लागू होगा, अन्यथा उसे वो समाप्त हो जाएगा। सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि राष्ट्रपति को राज्य के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रायोजित कर सकती है संसद। ठीक है, तो हमारा जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। इसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये बताना है इसमें। तो हमारा जो स्टेटमेंट सही कौन सा नहीं है ये बताना है। तो फर्स्ट वाला है कि यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। ठीक है, सेकेंड भी है यह अंतर सरकारी विवादों से निपटने वाले अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों के लिए एक अपीली न्यायालय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, थर्ड है सी है कि इसके पास युद्ध अपराध या मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोपी व्यक्तियों का पर मुकदमा चलाने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। और डी है कि राज्यों के मध्य विवादों के संबंध में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश संबंधी पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। तो देखो ये तो हमारा थर्ड वाला, ये डी वाला ऑप्शन भी सही है और सी भी सही है, क्योंकि ये यही काम करता है कि जो राज्यों के मध्य विवादों के संबंध में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पक्षों के लिए बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, और ये युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध जो अपराध के आरोपी होती है उन पर मुकदमा चलाने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होता इनके पास है। ठीक है, और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। लेकिन ये जो बी वाला है ये वाला हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए न्यायिक अपीलीय अधिकार मतलब न्यायालय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के लिए मतलब जो अपीली न्यायालय के रूप में कार्य करता है, तो ये नहीं, ये अपीली न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है। ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा ये बी वाला गलत पूछा गया, तो बी वाला गलत हो जाता है। ठीक है, तो यही हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि 65 इसमें कहा गया कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट है कि श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु, सेकेंड है कि स्थायी बंदोबस्त का प्रचलन, और थर्ड है कि भारत के पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन। तो देखो इसमें जो देखने को मिल रहा है आपको, सबसे पहले जो घटना आपको देखने को मिलेगी, तो देखो इसमें सबसे पहले आपको बंगाल गजट जो हुआ था। ठीक है, बंगाल गजट जो जेम्स अगस्त हिक्की ने जो बंगाल गजट निकाला था वो 1780 में निकाला था। यह समाचार पत्र, ये भारत का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, तो ये 1780 में था। और जो स्थायी बंदोबस्त था ये आपको देखो 1793 में देखने को मिलेगा, कार्नवालिस के शासनकाल में इन्होंने लॉन्च किया था। और श्रीरंगपट्टनम की युद्ध जो युद्ध टीपू सुल्तान की मृत्यु के हो गई थी, तो ये 1799 में हुई थी। ठीक है, तो हमारा जो है 3-2-1 स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो 3-2-1 हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यदि किसी राज्य पर केंद्र सरकार का बकाया ऋण है तो नया ऋण लेने के लिए उसे केंद्र सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक है। ठीक है, सेकेंड है कि राजकोषीय घाटा वित्त पोषित करने के लिए बाजार उधारी उपयोग की जाने वाली प्रमुख घटक है। तो देखो इसमें जो कहा गया है सेकेंड वाले स्टेटमेंट में, तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी सही है हमारा, फर्स्ट भी सही है, क्योंकि जो है राज्य की राजकोषीय घाटा वित्त पोषित करने के लिए बाजार उधारी उपयोग की जाने वाली एक प्रमुख घटक है। ठीक है,
और सेकेंड फर्स्ट है जो राज्य यदि किसी राज्य पर केंद्र सरकार का बकाया ऋण है, यानी उसने ऋण ले रखा है, तो उसे अगर नया ऋण लेना है तो उसे जो है केंद्र सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक है, ठीक है, वरना उसे ऋण नहीं मिलेगा। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही हो जाता है, सी वाला ऑप्शन ने, ठीक है, सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 67, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष के पास लोकसभा के सदस्यों को निलंबित करने की शक्ति है, ठीक है, और है, जबकि राज्यसभा के पास राज्यसभा के सदस्यों को निलंबित करने की शक्ति नहीं है, ठीक है। सेकंड है कि सदस्यों का निलंबन निरस्त करने की शक्ति केवल संबंधित सदनों में निहित है, ना कि पीठासीन अधिकारी में। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि निलंबन की जो शक्ति होती है वो मतलब उस सदन की होती है, ना कि पीठासीन अधिकारी की। और फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के पास लोकसभा के सदस्यों को निलंबित करने की शक्ति होती है, लेकिन राज्यसभा के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है, ठीक है, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि 68, इसमें कहा गया कि गुरुत्वीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है नहीं है, ये बताना है। तो जो मैग्नेटिक रेज होती है उनके बारे में बताना है। तो फर्स्ट ए वाला ऑप्शन है, इसकी भविष्यवाणी आइंस्टीन के सापेक्ष के सामान्य सिद्धांत द्वारा की गई थी, ठीक है। सेकंड है, जब दो कृष्णाएं एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं तो गुरुत्वीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। और सी है कि गुरुत्वीय तरंगे अपने मार्ग में आने वाली किसी भी वस्तु को संकुचित एवं प्रसारित करती हैं। और डी है कि इसके प्रसार की गति प्रकाश की गति की तुलना में अधिक होती है। तो इसका देखो डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो मतलब सही नहीं है जो बताया गया है, क्योंकि इसमें जो देखा गया है कि जो इसकी गति होती है, जो गुरुत्वीय तरंगे होती हैं, इसकी गति की बात करें तो प्रकाश के बराबर होती है, ना कि इससे अधिक होती हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया, और ये हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट ऊपर के सही हैं, क्योंकि ये गुरुत्वीय तरंगे अपने मार्ग में आने वाली किसी भी वस्तु को संकुचित करती हैं या तो उसे प्रसारित करती हैं, ठीक है। और जो कृष्णाएँ होती हैं, ठीक है, जो ब्लैक होल्स होते हैं, वो जो एक दूसरे में जो विलीन होते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेंगे, उसमें गुरुत्वीय तरंग उत्पन्न होती हैं। और जो आइंस्टीन का सापेक्ष के सामान्य सिद्धांत द्वारा की गई थी इसकी जो खोज, ठीक है। तो हमारा जो है डी वाला ऑप्शन इसका सही नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 69, इसमें कहा गया है कि जजिया जो कर था, ठीक है, यह एक व्यक्तिगत कर था, मुस्लिम शासकों के शासनाधीन गैर मुस्लिमों पर आरोपित किए जाने वाला बल वाला कर था, ठीक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जजिया पहली बार सिंध के अरब द्वारा आरोपित किया गया था, ठीक है। सेकेंड है कि फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया अधिरोपित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था, ठीक है, जो ब्राह्मणों पर इसने जजिया लगाया था। और थर्ड है कि अकबर वह अंतिम बादशाह था जिसके शासनकाल के दौरान जजिया लगाया गया था, तथा जब तक कि उसने इसे स्थायी रूप से समाप्त नहीं कर दिया। तो वो देखो, जब अकबर ने इससे पहले सबसे पहले क्या किया था कि जजिया कर लगा हुआ था, उसे जो है 1564 में इन्होंने समाप्त कर दिया था, ठीक है, 1564 में समाप्त कर दिया था। उसके बाद कुछ समय के लिए 1575 में फिर से लगाया था इन्होंने, और उसके बाद आपको टोटली पूर्णतया जो समाप्त करने की बात थी, तो 1500 जो है 80 में इन्होंने पूर्णतया इसे समाप्त कर दिया था। उसके बाद भी इसे लगाया गया, जो औरंगजेब आया था उसके बाद मुग़ल शासक, ठीक है, छठा मुग़ल शासक था, इसके द्वारा लगाया गया था। लेकिन इसे पूर्णतया जो अली बंधु द्वारा जहानदार शाह जो था, ठीक है, उसके शासनकाल में पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। और ये फिरोज शाह तुगलक था, इसने प्रथम बार मतलब सबसे पहले जो है ब्राह्मणों पे लगाया था जजिया, ठीक है। और पहला वाला ये भी सही है, क्योंकि जो आपको देखने को मिलेगा मोहम्मद इब्न अल कासिम था, ठीक है, यही प्रथम मुस्लिम जो आपको देखने को मिलता था, जो सिंध अरबों द्वारा अधिरोपित किया गया था, ये यही शासक था, ठीक है। तो एक और दो स्टेटमेंट सही हो गया, हमारा बी वाला स्टेटमेंट मतलब ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के मानक यमुनोत्तर के निकट स्थित है। तो रायपुर है, हैदराबाद, बी है, सी है अहमदाबाद, डी है चेन्नई। तो देखो रायपुर ये देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है, ये सबसे निकट है, क्योंकि ये जो देखने को मिलेगा आपको, जो ये 82 डिग्री 82.5 डिग्री जो होती है, ठीक है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, ठीक है, तो ये 82.5 डिग्री होती है, मतलब नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये देखने को मिलती है। तो ये इसमें अगर देखें तो बात करें तो रायपुर अगर है तो इसकी जो स्थिति है बनी हुई,
ये आपको देखने को मिलती है 82 जो 81 डिग्री, ठीक है, और 6 मिनट, ठीक है, 81 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है, जो कि सबसे निकट है ये वाला। और सारे ये दूर हैं, ठीक है, चेन्नई भी दूर है, अहमदाबाद भी दूर है, और हैदराबाद भी इससे काफ़ी दूर है, ठीक है। तो ये वाला आपको देखने को मिल जाता है रायपुर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 71। इसमें कहा गया कि भारत की आकस्मिकता निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि आकस्मिकता निधि का सृजन संचित निधि से एक निर्धारित राशि के हस्तांतरण द्वारा किया जाता है, ठीक है। सेकेंड है कि केवल आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित विधेयक धन विधेयक माना जाता है। और थर्ड है आकस्मिकता निधि से कोई राजस्व व्यय नहीं किया जा सकता। तो जो कहा गया है तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें राजस्व और पूंजीगत तो दोनों व्यय किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला गलत है स्टेटमेंट हमारा। और फर्स्ट और सेकंड सही है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि केवल आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित विधेयक धन विधेयक माना जाता है। और आकस्मिकता निधि का सृजन संचित निधि में निर्धारित राशि के हस्तांतरण द्वारा किया जाता है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है, ए और दो बी, ठीक है, मतलब ए ऑप्शन सही है, एक और दो स्टेटमेंट। नेक्स्ट है कि 72 इसमें कहा गया कि एड वैलोरम टैक्स और विशिष्ट करों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि एड वैलोरम टैक्स करोरोपित की जाने वाली वस्तुओं के निर्धारित मूल्य के आधार पर आरोपित किया जाता है, जबकि विशिष्ट विक्रय की गई वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्येक इकाई पर आरोपित किया जाता है, ठीक है। सेकेंड है कि भारत में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर एड वैलोरम के आधार पर देय है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि एड वैलोरम होता है कि मतलब जो किसी वस्तु की जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी उस पर टैक्स उतना ज़्यादा होता जाएगा। लेकिन जो ये विशिष्ट कर होते हैं, तो जैसे कोई 100 किलोग्राम कोई चीज़ है, ठीक है, उस पर कोई वस्तु है, ठीक है, तो चाहे वो 1 कुंटल हो, ठीक है, अगर 1 कुंटल की राशि है तो उस पर अगर कहा गया है कि 50 रुपये मतलब ये विशिष्ट कर लगेगा, तो उसका आप 50 ही लगेगा। चाहे ये 100 वस्तुएं हैं, जो मतलब ये अगर कह दिया जाए कि ये 500 रुपये की हैं, तो एड वैलोरम इस पर बढ़ जाएगा। लेकिन जो ये 100 किलोग्राम की वस्तु आपको देखने को मिल रही है, इस पर केवल 50 ही मिलेगा, क्योंकि मूल्य के अनुसार नहीं, उसकी मात्रा के अनुसार लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। इसमें कहा गया है कि खट्टे फलों के कुछ वृक्षों में वृक्ष की छाल को उसके आधार के चारों ओर गोलाकार तरीके से हटा दिया जाता है, क्योंकि ए ऑप्शन है कि हमारा इसमें फलों का आकार और उपज बढ़ने में सहायता मिलती है, ठीक है। और सेकेंड है कि इसमें जो पीड़क प्रकोर यानी इंसेक्टिसाइड होते हैं, वो वृक्षों के प्रति संवेदनशीलता कम होती है उनकी। और सी है कि इससे वाष्पोत्सर्जन यानी इवापोरेशन जो होता है, ठीक है, में वृक्ष में जल की हानि में कमी होती है। और थर्ड है मतलब डी ऑप्शन है, इसमें यदि पक्षियों को वृक्ष पर चोंच मारने और तने में घोंसला बनाने से अवतरित करता है। तो देखो इसमें जो कहा गया है इसके बारे में, तो हमारा आपको देखने को मिलेगा इसमें जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये वाला हमारा सही है, क्योंकि जो खट्टे फल होते हैं, ठीक है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये ऑरेंजेज और मौसमी हो गया, तो इन चीज़ों के लिए क्या होता है कि जब उनके फलों के आकार और उनकी उपज को बढ़ाना होता है, तो उनके जो फलों की वृक्षों की होती है उसके आसपास की छाल को हटा दिया जाता है, ताकि जो है उसको पोषण अधिक मिल सके, ठीक है, और फसलों की उपज जो है ज़्यादा मतलब फसलों की जो प्रोडक्टिविटी है ज़्यादा आने पाए, ठीक है, और पोषक तत्व भी अच्छी मात्रा में मिल पाए। और इस क्रिया को जो है गार्डलिंग कहते हैं, ठीक है, गार्डलिंग, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है 74। इसमें कहा गया कि भारत की विभिन्न जातियों के मध्य संरक्षण के सांस्कृतिक प्रतिमान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो जनजाति है और संरक्षित पशु पक्षी हैं। तो फर्स्ट है कि आंध्र प्रदेश के चेचू मतलब हॉर्नबिल पशु पक्षी को जो है अपने संरक्षित करते हैं, गुजरात के माली ये शेर को, और अरुणाचल प्रदेश के न्यासी ये गैंडा को। तो देखो ये थर्ड वाला गलत है, क्योंकि ये गैंडा को नहीं करते हैं, ये आपको जो हॉर्नबिल को देखने को मिलेगा जो अरुणाचल प्रदेश के हैं, ठीक है, ये लोग हॉर्नबिल जो पक्षी है उसको जो है संरक्षित करने की बात करते हैं। और जो गुजरात का है तो इसमें जो एशियाई लाइन है, ठीक है, यानी शेर हैं, इन्हीं की जो माली धारी जो जनजाति है उसी के द्वारा इसे संरक्षित किया गया है। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है।
और ये वाला फर्स्ट वाला भी गलत है, क्योंकि ये हॉर्नबिल को नहीं, ये हॉर्नबिल को तो अरुणाचल प्रदेश में कहा मतलब संरक्षित किया गया है। और अगर आपको देखने को मिलेगा जो आंध्र प्रदेश में, तो इसमें बाघ जो हैं, ठीक है, उनको संरक्षित किया गया है, बाघों को संरक्षित किया गया है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो हमारा दो वाला केवल सही सुमेलित है, और इसमें सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो 1 और 3 हमारे सुमेलित नहीं है, सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 75। इसमें कहा गया है कि भारत में यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि खांगचेंगजोंगा यानी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत में एकमात्र मिश्रित और प्राकृतिक यानी सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है, ठीक है। सेकेंड है कि पुरानी दिल्ली भारत का एकमात्र विश्व धरोहर शहर है। और थर्ड है कि जो हैदराबाद में चार मीनार विश्व धरोहर स्थल है। तो ये गलत है, चार मीनार को अभी जो है यूनेस्को की मतलब विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया है। और जो ये पुरानी दिल्ली है इसको भी इसमें शामिल नहीं किया गया है, इसमें अहमदाबाद और जयपुर को शामिल किया गया है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा चाहिए, जो कंचनजंगा है, ठीक है, ये मतलब पहला भारत का है एकमात्र मिश्रित यानी जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से यूनेस्को की साइट में मतलब रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। अभी तक आपको बात करें तो इसे जो है 2016 में ऐड किया गया था, और 2018 में 19 में जयपुर को शामिल किया गया है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ हेरिटेज साइट की बात करें जो यूनेस्को की हैं वो 38 हो गई हैं, ठीक है। तो ये भी आप स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में हमारे भारत में कितनी जो विश्व धरोहर स्थल हैं यूनेस्को में, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो सी वाला एक हमारा स्टेटमेंट सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर तो इसमें कहा गया है कि नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। इसमें कहा गया कि विश्व जल विकास रिपोर्ट नामक वार्षिक प्रकाशन जारी किया जाता है। तो फर्स्ट है कि विश्व बैंक द्वारा, यूएन वाटर द्वारा, या विश्व मौसम संगठन द्वारा, या विश्व जल परिषद द्वारा। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, जो विश्व जो यूएन वाटर है, ठीक है, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। तो हमारा जो है ये बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 77। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने वाले विनियमन के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रारंभिक नेताओं में से एक थे। इनके समाचार पत्र मिरात उल अखबार का प्रकाशन लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट के विरोध के कारण बंद करना पड़ा। इन्होंने मिशनरी प्रचार का प्रतिकार करने के लिए एक धार्मिक अवधिक ब्रह्मनिकल पत्रिका भी प्रकाशित की थी। तो ये जो पैराग्राफ है किसके बारे में बात करता है? तो देखो ये हमारा ए ऑप्शन है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय, बी है, सी है गोपाल कृष्ण गोखले, और डी है कि शिशिर कुमार घोष, ठीक है। तो हमारा ये जो आपको देखने को मिलेगा बी वाला ऑप्शन सही है, जो राजा राम मोहन राय ने थे इसी के बारे में ये बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 78। इसमें कहा गया कि स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश भारत में कई प्रांत या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर या मुख्य आयुक्त द्वारा शासित थे और रियासतें इसमें शामिल थी। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कभी भी ब्रिटिश भारतीय प्रांत में शामिल नहीं रहा है? तो बताना है। तो ए ऑप्शन है कि बर्मा, बी है भूटान, सी है बलूचिस्तान, और डी है असम। तो देखो ये बी वाला ऑप्शन सही है, जो भूटान है ये अभी तक इसका जो इसके साथ एक ट्रीटी जरूर हुई थी, ये इनकी आर्मी हार गई थी, लेकिन कोई वहाँ का प्रशासक नहीं बना था, ना ही ये ब्रिटिश के अंतर्गत आया था, ठीक है। तो ये भूटान वाला बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी धूम्र कोहरे का प्रमुख घटक है, यानी वांग का घटक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, एरोसेल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और जो शामिल किया जाता है, जो ये धूम कोहरा होता है, ठीक है, ज्वालामुखी धूम कोहरा जो होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड भारी मात्रा में होता है, एरोसोल होता है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड इसमें शामिल नहीं है। तो एक और दो हमारा स्टेटमेंट सही हो गया, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं 80 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है प्रायः सुर्खियों में रहने वाले इन हॉन्ड एक्सेस एंड सर्विसेज एक्सीलेंस यानी ईज एजेंडा संबंधित है। तो फर्स्ट ए वाला ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए स्वच्छता और तकनीकी सक्षम बैंकिंग को संस्थागत रूप प्रदान करने के लिए, ठीक है। बी है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य अवसंरचना उपलब्ध कराने से। सी है कि सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत दिव्यांगों को सेवाएं प्रदान करने से, और MSME की शाखा तक पहुंच में सुधार करने से। तो देखो ए वाला ऑप्शन सही है, जो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए स्वच्छ और
तकनीकी सक्षम बैंकिंग को संस्थागत रूप प्रदान करने के लिए ईज जो यानी इनहांस्ड इनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस सॉरी एक्सीलेंस एजेंडा जो है संबंधित है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि 81, इसमें कहा गया कि हिंद महासागर संवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह हिंद महासागर आयोग की एक पहल है, ठीक है। सेकेंड है कि प्रथम हिंद महासागर संवाद की मेजबानी भारत द्वारा की गई थी। और थर्ड है कि हिंद महासागर की सभी तटवर्ती देशों को इस संवाद में शामिल प्रतिभागी हैं। तो ये गलत है, इसमें जो है पाकिस्तान और म्यांमार शामिल नहीं है। इसमें आपको टोटल 22 देश देखने को मिलेंगे जो हिंद महासागर वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन थी, ठीक है, इसको जो है आपको देखने को मिला था जो ऑस्ट्रेलिया की बैठक हुई थी 13 मंत्रियों की 2013 में, उसके आधार पर बनाया गया था। तो ये वाला पहला भी स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि ये जो भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा होस्ट की गई है अभी 2019 में भी, ठीक है। और इससे पहले ये जो सबसे पहला संवाद था वो भारत में केरल में आयोजित किया गया था। तो हमारा जो है दोनों मतलब फर्स्ट सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है, बी वाला, ठीक है, और दोनों गलत हैं हमारे 1 एंड 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 82, इसमें कहा गया कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पैरेटो ऑप्टिमिटी का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो ए ऑप्शन है कि या उस आर्थिक स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति को कमतर किए बिना दूसरे व्यक्ति को बेहतर बनाने के लिए संसाधनों का पुनः आवंटन नहीं किया जा सकता, ठीक है। सेकेंड है कि यह बाजार संचालित अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप की मात्रा को संदर्भित करता है जो मुक्त व्यापार और नागरिक कल्याण के मध्य संतुलन स्थापित करने के लिए आवश्यक है। सी है कि यह आयात के उस न्यूनतम मूल्य को संदर्भित करता है जो किसी देश द्वारा अपने निर्यात का समर्थन करने के लिए किया जाना चाहिए। डी है कि यह आदर्श राजकोषीय घाटे के उस मूल्य को संदर्भित करता है जो सरकारों को बनाए रखना चाहिए जिससे नीचे विकास दर और रोजगार सृजन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो जो ये बात करता है पैरेटो ऑप्टिमिलिटी, ठीक है। तो ये देखो ए वाला ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि यह उस आर्थिक स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति को कमतर यानी कम किए बिना दूसरे व्यक्ति को बेहतर बनाने के लिए संसाधनों का पुनः आवंटन नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे जितने संसाधन हैं तो एक इंसान से जब तक हम संसाधन लेंगे नहीं तब तक दूसरे को नहीं दे पाएंगे, तो उसी के बारे में ये पैरेटो ऑप्टिमिलिटी है, ठीक है। तो ये वाला ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 83, इसमें कहा गया कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होते हैं और पश्चिमी जेट धाराओं द्वारा भारत में लाए जाते हैं। सेकेंड है कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभों का आगमन सामान्यतः तत्कालीन रात्रिकालीन तापमान में गिरावट से को इंगित करता है। तो ये गलत है, ये गिरावट को इंगित नहीं करता है, ये जो रात्रिकालीन तापमान में वृद्धि को इंगित करता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि जो है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होते हैं और पश्चिमी जेट धारा द्वारा मतलब भारत में लाए जाते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 84, इसमें कहा गया कि हाल ही में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर आपको COP 13 भारत में आयोजित किया गया है। इस आयोजन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियों को CMS की विशिष्ट में जोड़ा गया है, परिशिष्ट में जोड़ा गया है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, बंगाल फ्लोरिकन है, ठीक है। और थर्ड है कि आपका डुगोंग है और फोर्थ है जगुआर है। तो देखो इसमें डुगोंग को शामिल नहीं किया गया है, इसे आबाधिकारी में शामिल किया गया है, ठीक है, परिशिष्ट में। लेकिन जो परिशिष्ट में जो जोड़े गए हैं वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, बंगाल फ्लोरिकन है और जगुआर है, ठीक है। इन तीनों को शामिल किया गया। ये अभी गुजरात के गांधीनगर में ये समिट देखने को मिली थी जनवरी के महीने में, ठीक है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। तो 1, 3 और 4 हमारा मतलब 1, 2 और 4, 1, 2, 4 हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85, इसमें कहा गया है कि भारत के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में कूपलैंड योजना संबंधित थी। तो फर्स्ट ए वाला ऑप्शन है ब्रिटिश भारत और नेपाल के मध्य समझौता की शर्तों से, ठीक है। बी है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य वित्तीय संसाधनों के विभाजन से। सी है कि स्वतंत्रता के पश्चात पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों को पृथक्करण से। और
डी है कि ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा सीमांकन से। ठीक है, तो देखो जो आपको देखने को मिलेगा इसमें जो सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों में जो पृथक्करण था, ठीक है, उसी के बारे में ये बात करता है। कूपलैंड योजना जो 1947 में जो ये भारत जो अंग्रेज थे, ठीक है, ये भारत छोड़ने से पहले इस योजना को मतलब इस रणनीति को अपनाया था। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 86, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि निवासी भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय आयकर विधि उस व्यक्ति की विश्वव्यापी आय पर लागू होता है। ठीक है, सेकेंड है कि अनिवासी भारतीयों के लिए भारतीय आयकर विधि केवल भारत में अर्जित आय पर लागू होता है। तो देखो ये वाला हमारा सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, सेकेंड वाला सही हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर फर्स्ट वाला की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट में हमारा जो देखने को मिलेगा ये सही है, क्योंकि जो आपको भारत के निवासी होते हैं उनकी आय पर जो जहाँ जहाँ मतलब अपनी आय को अर्जित करेंगे, चाहे विश्व में कहीं भी आय को अर्जित करें, लेकिन वो जब इंडिया में आएंगे लेके तो उस पर उनको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अगर उनकी वृद्धि होती है आय में। और ये जो एनआरआई होते हैं वो केवल जो इंडिया में अर्जित करेंगे उन्हीं पे टैक्स लगेगा। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट ये सही है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कहा गया कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, ठीक है, परमाणु हथियार निषेध संधि और निशस्त्रीकरण पर सम्मेलन और परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी। तो इसमें जो बात की गई है तो कहा गया है कि उपयुक्त जो संधियां या सम्मेलन है निम्नलिखित में से किन के पक्षकार में भारत है। तो इसमें देखो थर्ड वाली जो आपको देखने को मिलेगी ये वाला स्टेटमेंट ये सही है, क्योंकि निशस्त्रीकरण पर जब सम्मेलन होता है उसमें जो है ये पक्षकार है भारत। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट सही है। लेकिन और जो है मतलब भारत व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध में जो संधि है और परमाणु हथियार संधि है और परमाणु अप्रसार संधि है, इनमें शामिल नहीं है भारत। ठीक है, तो ये वाले गलत हो जाते हैं। और जो अपरमाणु प्रसार संधि है इसमें पाकिस्तान, इजराइल, भारत और नॉर्थ कोरिया, दक्षिणी सूडान ये भी शामिल नहीं है इसमें इनके साथ साथ। तो हमारा जो है ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, इसमें कहा गया कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रारंभिक 19वीं सदी में पुटकट समझौता संबंधित था। पुटकट समझौता, तो ए ऑप्शन है कि राजस्व संग्रहण के लिए रैयत वाड़ी व्यवस्था का उपयोग किए जाने वाले क्षेत्रों में कर निर्धारण से। ठीक है, बी है कि रियासतों में शासन के संबंध में भारतीय राजाओं और ब्रिटिश सम्राटों के मध्य समझौते। सी है कि ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा भारतीय समाज में सामाजिक सुधार में विरत रहने से। और डी है कि छोटा नागपुर की जनजातियां और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य अनुबंध में जिसने पूर्वोत्तर के लिए भूमि की गारंटी प्रदान की थी। तो देखो ए वाला ऑप्शन सही है, जो ये राजस्व संग्रहण के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था उपयोग किए जाने वाली क्षेत्रों में निर्धारण से संबंधित थी ये पुट कट समझौता। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 89, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्लाडी कल्चर का सही वर्णन करता है। तो ए ऑप्शन है कि हमारा पीठ भूमि में कृषि वानिकी और खेती करने की परंपरा है। ठीक है, सेकंड है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में फलों और सब्जियों को कृत्रिम रूप से पकाने की परंपरा है। सी है कि यह शैवाल की कृत्रिम कृषि से जैव ईंधन के विकास के लिए साधारणीय उपाय की प्रणाली है। और डी है कि पादपों और पौधों को उत्पन्न करने के लिए बीजों का इन विट्रो संवर्धन है। तो देखो जो इसमें कहा गया है कि जो पॉडीकल्चर के बारे में, तो जो पॉडीकल्चर की अगर हम बात करें तो हमारी जो पीठ मृदा होती है उस पर कृषि वानिकी और खेती जो की जाती है उसी की परंपरा की बात करते हैं। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 90, में कहा गया है कि वैश्विक बाघ पुनः प्राप्ति कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसका लक्ष्य उन सभी देशों जहां बाघ पाए जाते हैं वहां उनकी संख्या को बढ़ाकर वर्ष 2022 तक दोगुना करना है। ठीक है, सेकेंड है कि यह सभी संभावित सार्वजनिक और निजी वित्त पोषणिकताओं को सक्षम बनाने वाले लचीले वित्तीय तंत्र के माध्यम से वित्त पोषित है। ठीक है, तो जो इसमें कहा गया है 90 क्वेश्चन नंबर में, ठीक है, तो ये भी दोनों सही हैं, क्योंकि इनका काम ही होता है यही कि सभी संभावित सार्वजनिक और निजी वित्त पोषणिकताओं के को सक्षम बनाने के लिए लचीली जो वित्तीय तंत्र के माध्यम से वित्त पोषित करना। ठीक है, और इसका लक्ष्य सभी देशों और जहां बाघ पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी संख्या को बढ़ाकर 2022 तक दोगुनी करना। तो देखो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 91, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित फसलों पर भारत में उनके उत्पादन के
अधीन क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगाना है हमका। तो चावल का क्षेत्र है, गेहूं का है, मक्का का है, गन्ने का। तो देखो चावल का सबसे ज़्यादा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, लगभग 43 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। और 30 मिलियन हेक्टेयर आपका गेहूं का देखने को मिलेगा। मक्का का ये आपको 9 मिलियन हेक्टेयर, और जो गन्ने का है ये आपको 4 मिलियन हेक्टेयर देखने को मिलेगा। तो हमारा जो है देखने को मिलता है 1, 2 और 3, ये मतलब क्रम में ही लगे हुए हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में व्यापार संघों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि व्यापार संघ बनाने का अधिकार भारत में मूल अधिकार है, ठीक है। सेकेंड है कि व्यापार संघों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पंजीकृत किया जा सकता है। थर्ड है कि स्वतंत्रता के पश्चात इन्हें प्रथम बार सांविधिकता मिली थी। तो ये गलत है, सांविधिकता इससे पहले मिल चुकी थी। इनको देखने को मिला था, जो फर्स्ट था इसका व्यवसाय संघ का नाम था बॉम्बे मिल हैंडलर्स एसोसिएशन, ठीक है। इसको 1890 में गठित किया गया था। तो ये वाला गलत स्टेटमेंट है, और फर्स्ट एंड सेकंड सही है हमारे, क्योंकि संघ बनाने का अधिकार हमारे मूल अधिकार में शामिल है। जो आर्टिकल 9 है उसमें इसका प्रोविज़न किया गया है। और सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि इसका जो है पंजीकृत जो केंद्र और राज्य सरकारों के दोनों में पंजीकृत होने चाहिए, हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 1 और 2 स्टेटमेंट सही हो गया, ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों के पर्यावरण में उनके उत्सर्जन के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है। तो देखो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, ये लगभग 81% आपको देखने को मिलेगी। मीथेन आपका देखने को मिलता है, जो मीथेन होता है, ठीक है। तो सेकेंड पोजीशन पर आपको मीथेन देखने को मिलता है। इसमें आपको अगर हम बात करें तो ये इसकी परसेंटेज के हिसाब से 10% होता है, ठीक है। और अगर नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो ये लगभग 7% देखने को मिलता है। तो हमारा अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब घटते क्रम में मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो 1, 3, 2 हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा निर्मित किया जाता है, ठीक है। सेकेंड है कि भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों को राष्ट्रपति द्वारा जो प्रधानमंत्री की सलाह पर सृजित किया जाता है। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो जाता है इसमें, लेकिन जो फर्स्ट वाला है ये गलत है, क्योंकि जो ये बात करते हैं कि जो भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 का है, ठीक है। तो ये संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा निर्मित नहीं किए जाते हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा निर्मित किए जाते हैं। और ये आर्टिकल 77(3) में इसका जो है प्रोविज़न भी किया गया है, ठीक है। तो हमारा जो है स्टेटमेंट सेकेंड बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 95। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण राहत कोष स्थापित किया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, और सार्वजनिक देयता बीमा यानी PLI अधिनियम 1991, ठीक है। सी है कि जैव विविधता अधिनियम 2002, और डी है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। तो देखो इसका बी वाला ऑप्शन सही है, जो सार्वजनिक देय बीमा अधिनियम 1991 है, इसी के अंतर्गत इसको जो है किया गया था। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि 96 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से तापमान के व्युत्क्रम के संभावित प्रभाव हैं। तो फर्स्ट है कि धुंध और पाला का घटित होना, ठीक है। सेकेंड है कि वायुमंडलीय अस्थिरता, और थर्ड है कि धूल और धुएं के प्रसार सीमित होता है, ठीक है। धुएं और धूम का प्रसार सीमित होता है। तो देखो इसमें फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि फॉग और पाला जो घटित होता है, ये जो तापमान का व्युत्क्रमण, मतलब देख लेते हैं ये तापमान का व्युत्क्रमण होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से टेम्परेचर घटता है, ठीक है। लेकिन जब ये व्युत्क्रम होता है, तो जब ऊंचाई पे जाते हैं तो ये ताप बढ़ने लगता है। तो इसी को तापमान का व्युत्क्रम कहते हैं। तो ये जब धुंध और पाला की घटना घटित होती है, ठीक है, तब ये मतलब व्युत्क्रम होता है तापमान का। और धुएं और धूम्र के प्रसार को सीमित होता है, तब भी ये स्थिति देखने को मिलती है आपकी। लेकिन ये वायुमंडल में अस्थिरता से नहीं होता, यह स्थिरता से होता है, ठीक है। तो ये हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाता है, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है, 1 और 3 हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 97। इसमें कहा गया कि RBI द्वारा हाल ही में घोषित म्यूचुअल फंडों के लिए विशेष तरलता सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित रेपो प्रचालनों के माध्यम से ऋण म्यूचुअल फंड बाजार में
तरलता प्रविष्ट कराना है, ठीक है। सेकेंड है कि इस सुविधा के अंतर्गत प्राप्ति किए गए फंड उपयोग बैंक द्वारा केवल म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले खुदरा उपभोक्ताओं को ऋण देने के लिए किया जाएगा। तो ये गलत है, केवल म्यूचुअल फंडों के लिए ये नहीं होता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड तो होते ही होते हैं, उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा वाणिज्यिक पत्र होते हैं, जमा पत्र होते हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रेडेड कॉरपोरेट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इन सबको इसमें शामिल किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट वाला हमारा सही है, क्योंकि जो अभी ये बनाया गया है विशेष तरलता सुविधा जो फंड बनाया गया है, तो ये क्यों बनाया गया है, क्योंकि जो ये कोविड-19 की आई जो महामारी है, ठीक है, इसी के संबंध में जो मंदी आई है, तो ये 90 दिनों के लिए ये मतलब आवंटित किए जाते हैं ये, ठीक है। ये जो म्यूचुअल फंड हैं ये 90 दिनों के लिए आवंटित किए जाते हैं और ये रिजर्व बैंक द्वारा संचालित रेपो प्रचालकों के माध्यम से ऋण म्यूचुअल फंड बाजार में तरलता प्रविष्ट कराना है। तो ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, ए वाला, ठीक है, ए पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है 98, इसमें कहा गया कि प्राचीन भारत में वैज्ञानिक विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार, मतलब वैज्ञानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि भारतीयों ने अरबों से दशमलव प्रणाली सीखी थी, ठीक है। सेकेंड है कि आर्यभट्ट को पृथ्वी का घूर्णन का ज्ञात हुआ था। और सेकेंड है कि चरकशाल्य चिकित्सा पर ग्रंथ लिखने वाले प्रथम भारतीय थे। तो ये गलत है, ये प्रथम भारतीय नहीं थे। इससे पहले इन्होंने चरक संहिता लिखी थी, ठीक है, लेकिन इससे पहले सुश्रुत संहिता लिखी गई थी सुश्रुत द्वारा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। और फर्स्ट वाला जो कहा गया है कि इसका दशमलव प्रणाली को जो भारतीयों ने अरबों से दशमलव प्रणाली सीखी थी, तो ये गलत है, क्योंकि ये दशमलव प्रणाली भारतीयों द्वारा खोजी गई थी और ये जो अरब थे, ठीक है, अरब दशमलव प्रणाली को सीखे थे भारतीयों से, ठीक है। और ये आर्यभट्ट को पृथ्वी का घूर्णन का ज्ञात हुआ था, ठीक है। तो ये वाला हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 97 था, हाँ 98, 99 क्वेश्चन नंबर, हाँ 99 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जनजाति आंदोलन है और नेता दिए हुए हैं। तो रमोशी विद्रोह चतुर सिंह, ठीक है, उलगुलान विद्रोह तो ये सिद्धू और कान्हू है, खून विद्रोह तो चक्र बिशोई है, ठीक है। तो इसमें जो बात करें कि कौन सुमेलित है, ये बताना है। तो देखो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारे सुमेलित हैं, क्योंकि जो ये खोंग विद्रोह हुआ था ये चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ था और ये रमोशी विद्रोह ये देखने को मिलेगा था चतुर सिंह के नेतृत्व में। लेकिन जो उलगुलान विद्रोह था ये सिद्धू कान्हू के उसमें देखने को नहीं मिला था। ये एक संताल विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको बिरसा मुंडा विद्रोह जो बिरसा मुंडा थे, ठीक है, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तो ये हमारा गलत है, सेकेंड वाला। फर्स्ट एंड थर्ड हमारा सुमेलित है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है। तो फर्स्ट है कि बनास, बी है लूनी, सी है बेतवा और आपको देखने को मिलेगा साबरमती। तो देखो कौन सी नहीं निकलती ये बताना है। तो अरावली से देखो बनास भी निकलती है, लूनी भी निकलती है और साबरमती निकलती है, लेकिन बेतवा ये बिंद से निकलती है, ठीक है। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो सी वाला यही हमारा सही हो जाता है। बेतवा बिंद से निकलती है, ना कि अरावली से। तो हमने यहाँ 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, ठीक है। तो इसका जो अभ्यास टेस्ट था ये सेकेंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसका कल देखते हैं कौन सा हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभ्यास टेस्ट की मुझे पीडीएफ नहीं मिल पाई है। अगर आप लोगों के पास गाइज हो हिंदी की पीडीएफ तो आप लोग मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर हो तो व्हाट्सअप ग्रुप है मेरा, वहाँ पे आप इसे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है मेरा 9454690061, ठीक है। तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग उसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो मिली नहीं है। सेकेंड वाली जो अभ्यास टेस्ट की वो हिंदी वाला मिल रहा है, तो हिंदी में डिस्कस करना मुझे तो सरल होगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने नहीं किया है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कहीं भी वो प्रोवाइड नहीं हो पाई है, ठीक है। तो अगर इसकी या पीडीएफ नहीं मिलती है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा जो टेस्ट नंबर 21 वाले हैं सेक्शनल, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।